Hello everyone, myself Anand Dwivedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Bettiah. In previous class we studied how the government reacted to the needs of Tamil people in Sri Lanka. But today in this class we are going to focus what happened in Belgium. The government of Belgium, how reacted to the need of the people, let us try to understand. So the topic for today's class is accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. The leaders of Belgium try to solve this problem in different ways. First of all, they understood the need of each and every community. They recognized the differences, they recognized the diversity which were existing at that time in Belgium, and they tried to accommodate everyone. उस समय बेल्जियम में जो भी कम्युनिटीज के लोग रहा करते थे उन सबको एक साथ लेकर चलने की बात सोची बेल्जियम के लीडर्स ने। इसके लिए उन्होंने क्या किया? बिटवीन 1970 टू 1993 उन लोगों ने बेल्जियम के संविधान को 4 बार अमेंड किया। So, between 1970 and 1993, the constitution was amended 4 times. बेल्जियम के संविधान को 4 बार संशोधित किया गया। ये बार बार प्रयास किया गया कि एक समान अवसर मिल सके और उनके बीच सारे विवाद खत्म हो जाएं। जब तक कि सभी कम्युनिटीज के बीच विवाद खत्म नहीं होते हैं तब तक देश का आर्थिक विकास और देश में शांति सौहार्द की भावना नहीं रह सकती है। तो इसके लिए संविधान को 4 बार 4 टाइम्स यहां पर संशोधित किया गया। इस तरह से जो अरेंजमेंट बेल्जियम की सरकार ने की वो बहुत ही इनोवेटिव था और ऐसा अरेंजमेंट पूरी दुनिया में किसी भी देश में देखने को नहीं मिला। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स था लेकिन इसने काफी अच्छा कार्य किया। तो आइए समझते हैं बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन से फैक्टर शामिल किए गए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बेल्जियम में बिल्कुल एकोमोडेशन डेवलप कर दिया और सभी लोग एक साथ रहने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान में यह लिखा गया कि डच और फ्रेंच दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होगी। इट मींस इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से जितने मिनिस्टर्स डच के होंगे उतने ही मिनिस्टर्स फ्रेंच के होंगे। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच जब मिनिस्टर्स बराबर होंगे तो उनकी विवाद प्रायः खत्म हो जाएगी। Not only this much, some special laws were made in favor of minority. ये ध्यान रखा गया कि कोई भी एक कम्युनिटी की सरकार संविधान के फंडामेंटल बेसिस को बदल नहीं सके या कोई भी एक कम्युनिटी की सरकार नियम कानूनों को बदलने में दक्ष न हो सके, किसी एक के हाथ में पावर केंद्रित न हो सके। तो ये हमेशा ख्याल रखा गया कि हर कम्युनिटी को गवर्नमेंट में इक्वल शेयर मिले, इक्वल स्टेक मिले। The next step which was taken for accommodation was formation of a state government. Central government shared many powers to the state governments of these two different communities, and these state governments were independent.
स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर नॉट मेड सबऑर्डिनेट। क्या मतलब हुआ इसका? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर शेयर किए स्टेट गवर्नमेंट को, और दोनों ही रीजन में, एक वेलोनिया रीजन था और दूसरा फ्लेमिश रीजन था, तो इन दोनों ही रीजन में जो स्टेट गवर्नमेंट बनी थी उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर शेयर किया, और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आया। और स्टेट गवर्नमेंट जो था वो इंडिपेंडेंट था। स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट रखा गया, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के रूप में नहीं रखा गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बेल्जियम में एस्टैब्लिश किया गया। जब एक से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं तो किसी एक सरकार के वर्चस्व का मौका बहुत कम हो जाता है, और इस तरह से एक अच्छी व्यवस्था डेवलप हो पाती है। द नेक्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन इन बेल्जियम वॉज फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की गई। जैसा कि आप जानते हैं ब्रसेल्स बेल्जियम का कैपिटल सिटी था, और यहां पर एथनिक कंपोजिशन पूरे देश की तुलना में बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो यहां के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई, इसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रसेल्स कह सकते हैं। द सेम मेथड ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड इन ब्रसेल्स ऑल्सो। जैसा कि आपने देखा पूरे देश में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई, यानी पूरे स्टेट में डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या एक बराबर रखी गई थी। तो ऐसा ही मॉडल ब्रसेल्स में भी फॉलो किया गया, यानी यहां भी नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स और नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स ये इक्वल होंगे। अब इस इक्वल होने से काफी अधिक फायदे हुए, इससे दोनों कम्युनिटी खुश हो गई। दोनों कम्युनिटीज ने इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इसका कारण क्या था वो अब हम समझते हैं। जिस तरीके के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी पूरे देश की सरकार ने फॉलो किया, वैसा ही सिस्टम ब्रसेल्स में भी फॉलो किया गया। यानी ब्रसेल्स में भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स डच के और फ्रेंच के बराबर होंगे। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जहां पूरे स्टेट में डच मेजॉरिटी में थे, वहीं ब्रसेल्स में डच माइनॉरिटी में थे। तो पूरे देश में डच मेजॉरिटी में है, लेकिन मिनिस्टर्स की संख्या अगर बराबर होती है तो डच को यहां कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि संख्या में कम होने के बावजूद फ्रेंच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डच कम्युनिटी को एक तरह से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, लॉस उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस कंप्रोमाइज का, इस लॉस की क्षतिपूर्ति ब्रसेल्स में हो जाती है। ब्रसेल्स में मेजॉरिटी फ्रेंच लोगों की है, वहां पर फ्रेंच 80% थे, और फ्रेंच लोगों ने ही सबसे अधिक डेवलपमेंट का बेनिफिट उठाया था। तो यहां फ्रेंच मेजॉरिटी में है, केवल 20% ही डच हैं। इसके बावजूद भी यहां पर मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होती है। तो यहां पर डच लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो एक जगह पूरे स्टेट में अगर डच कंप्रोमाइज कर रहा है, लॉस बियर कर रहा है, तो ब्रसेल्स में उसको लाभ हो रहा है। इन द सेम वे इन एंटायर नेशन फ्रेंच वर इन माइनॉरिटी डिस्पाइट दे गॉट बेनिफिट। यहां उनको बेनिफिट मिल रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो वहीं ब्रसेल्स में आकर के इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इनका कम मिल रहा है, डच के बराबर मिल रहा है, तो यहां इनको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। यानी एक जगह डच को भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तो दूसरी जगह बेनिफिट हो रहा है। ठीक वैसे ही फ्रेंच को एक जगह कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तो दूसरी जगह बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं, दोनों ही कम्युनिटी के लोग इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं
और इससे सौहार्द की स्थिति वहां पैदा हो जाती है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेप्स, द नेक्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन बाई बेल्जियन गवर्नमेंट वॉज फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहां पर एक और सरकार बनती है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द लीडर्स ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, were elected by the members of that particular community. It means Dutch representative will be voted only by Dutch people, and the representatives of French will be elected by the members of French community only. In this way, community government got existence here. कम्युनिटी गवर्नमेंट यहां बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव कैसे होता था? तो डच रिप्रेजेंटेटिव के लिए या डच गवर्नमेंट के लिए डच कम्युनिटी के लोग वोट देंगे, और फ्रेंच कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए या गवर्नमेंट के लिए फ्रेंच कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। तो इस तरीके से अपने अपने कम्युनिटी के अपनी अपनी सरकारें यहां बनी, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। ऐसा इसलिए किया गया कि दो कम्युनिटीज के बीच जब भी कोई विवाद होंगे, कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा, तो ये गवर्नमेंट चूंकि इक्वल पावर में है, इक्वल स्टेक में है, इक्वल शेयर में है, तो आपस में डिस्कस करके इस समस्या को सॉल्व करेंगे, न कि जनता को इसके लिए आगे आना होगा। तो ये मेथड कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन यह मेथड काफी कारगर साबित हुआ। कम्युनिटी गवर्नमेंट को कुछ राइट्स दिए गए। कम्युनिटी गवर्नमेंट किन किन चीजों पे कानून बना सकती थी? Let us understand the power of community government. Community governments were entitled to make laws regarding three things: about the issues of their culture, about the issue of their education, and about the issue of their language. So the issues related to these three factors, the laws formation right was given to community government. Other matters were in the hand of central government as well as to the government of Brussels. कम्युनिटी गवर्नमेंट के इलेक्शन में ये कोई जरूरी नहीं था कि कहां के लोग वोट देंगे। एक कम्युनिटी का व्यक्ति, जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो देश के किसी भी भाग में हो, वो वहां से वोट कर सकते हैं और अपनी सरकार को वो चुन सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट का ये फॉर्मूला भी बेल्जियम की सरकार ने जो अपनाया वो काफी सार्थक साबित हुआ, काफी लाभदायक साबित हुआ। बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जिसको हमने यहां देखा, वो निस्संदेह काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है भी, लगे क्यों नहीं, लेकिन यह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफी अच्छा साबित हुआ दोनों कम्युनिटी को एक साथ जोड़ करके रखने में। तो इस कम्युनिटी का लाभ इतना हुआ कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गए। ड्यू टू पीस विच वॉज सेट अप इन ब्रसेल्स, दिस सिटी वॉज चोजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर के रूप में ब्रसेल्स को सिलेक्ट किया गया। ये यूनियन 1 नवंबर 1993 को बना हुआ था। तो इस तरीके से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो भी कम्युनिटीज यहां थे उन सभी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो हमने इस 2 एग्जाम्पल से ये जाना कि श्रीलंका में चूंकि सरकार ने हर एक कम्युनिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो उसका परिणाम क्या आया? सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम की सरकार ने हर एक कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया, तो रिजल्ट क्या आया? शांति की स्थापना हो गई, सभी लोग एक साथ मिलकर के सौहार्द से रहने लगे। इस दोनों स्टोरी से हमने ये सीखा कि दोनों जगहों पर जनता के द्वारा ही सरकार बनाई गई थी, दोनों जगहों पर मुद्दे भी सेम थे, मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वर सेम, दे वर ट्राइंग टू डोमिनेट। लेकिन हमने देखा कि दोनों ही सरकारें अलग अलग तरीके से इन समस्याओं को डील करने का प्रयास किया। तो जहां पर पावर शेयर किए गए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो गए,
बेल्जियम की सरकार ने यह समझा कि जब तक हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनके अधिकार नहीं देंगे, तब तक देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने इस इंपॉर्टेंस को समझा और उसका लाभ उन्होंने उठाया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा देखने को नहीं मिला। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयर करना नहीं चाहा। उसे यह लगा कि जो मेजॉरिटी में है उन्हीं के बल पर हम शासन कर लेंगे, लंबे समय तक हमारी सरकार चलेगी। लेकिन यह गलत सोच थी। किसी भी देश में हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय को बगैर पावर शेयर किए हुए वहां सरकारें नहीं चल सकती, उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। तो आपने समझा पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है।